हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से एग्ज़ाम वाले यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं जय एक बार फिर क्लास 8 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन 5000 प्लस जीके सीरीज का। आज ये सीरीज नंबर 8 है और चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करता है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी प्रोटीन या फिर ऑप्शन डी विटामिन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्टार्च। ऑप्शन बी स्टार्च। स्टार्च जो होता है वो लार पचाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी पीपरा, ऑप्शन सी गुर्दा या फिर ऑप्शन डी यकृत। सॉरी, ये पीपरा नहीं, सॉरी, ये यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है। ये फेफड़ा होगा, मिसप्रिंट हो गया है। ये फेफड़ा है, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यकृत। यकृत जो होता है वो पित्त रस का उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? ऑप्शन ए एस्प्रिन, ऑप्शन बी एंटीबॉडी, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन डी एंटीजन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक जो होता है वो बैक्टीरिया के संक्रमण में सबसे अच्छा कारगर इलाज माना जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी गाय की नस्ल सबसे अधिक दूध देती है? सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी होती है? ए गंगा तीरी, बी जर्सी, सी साहिवाल, डी थार पारकर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी साहिवाल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर वायरस होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए फफूंद, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी IC7344 या फिर ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो ये तो सभी को पता होगा, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, रेलवे का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। वायरस भी क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, शाहजहां ने नौलखा मंडप कहाँ बनवाया था? नौलखा मंडप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर नोट कीजिएगा। नौलखा मंडप, नौलखा मंडप कहाँ बनवाया था? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी पेशावर, ऑप्शन सी दिल्ली या फिर ऑप्शन डी आगरा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लाहौर में शाहजहां ने नौलखा मंडप बनवाया था। ठीक है, तो चलिए चलते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, किस भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था? किसने कहा था? किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था? तो दोस्तों ऑप्शन है KM मुंशी, बी सुभाष कश्यप, सी अर्नेस्ट बेकर या फिर ऑप्शन डी गजेंद्र गढ़कर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अर्नेस्ट बेकर। अर्नेस्ट बेकर ने कहा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी। ठीक है, और KM मुंशी ने कहा था भारत के संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली। क्या कहा था उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को? भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली। ये किसने कहा था? KM मुंशी ने कहा था। ठीक है, और सुभाष कश्यप जी ने कहा था अगर संपूर्ण संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। अगर संपूर्ण संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। बस मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, स्पेस की कमी है थोड़ी सी, आप लोग देखिएगा।
अगर संपूर्ण संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। किसने कहा था? सुभाष कश्यप जी ने कहा था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए केसी नियोगी, ऑप्शन बी के संथानम, ऑप्शन सी राज मन्नार, या फिर ऑप्शन डी ए के चंदा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है। अब ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि रेलवे में भी पूछ सकता है ये। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केसी नियोगी। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। वित्त आयोग का दोस्तों गठन हुआ था 6 अप्रैल 1952 को 1952 को वित्त आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, और वर्तमान में इस टाइम इसके वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में एन के सिंह हैं। एन.के. सिंह इस टाइम के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और पहले कौन थे? केसी नियोगी। और वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1952 को वित्त आयोग का गठन हुआ था। ये आप लोग जरूर ध्यान में रखें, कभी कभी पूछ देता है कि उसका गठन कब हुआ था, ये डेट आप लोग याद रखें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए सीडी देशमुख, ऑप्शन बी एल.के. झा, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, या फिर ऑप्शन डी रघुराम राजन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है एल.के. झा। एल.के. झा जो थे वो बैंक के राष्ट्रीयकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर थे। और आरबीआई का जब राष्ट्रीयकरण हो रहा था उसके दौरान कौन थे? आरबीआई का जब राष्ट्रीयकरण हो रहा था तो उस टाइम उसके गवर्नर थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जी जो थे वो जब बैंक का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो रहा था उस दौरान ये गवर्नर थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर एल.के. झा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मीथेन, ऑप्शन नंबर ए। सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस होती है मीथेन। ठीक है, और हमारे एलपीजी में कौन सा गैस पाया जाता है? ब्यूटेन। एलपीजी में हमारे ब्यूटेन गैस पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखिएगा। एलपीजी में कौन सा गैस होता है? ब्यूटेन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, यूनानी भारत को क्या कहते थे? जो यूनानी थे वो भारत को क्या कहते थे? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी आर्यावर्त, ऑप्शन सी हिंदुस्तान, या फिर ऑप्शन डी इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इंडिया। यूनानी भारत को इंडिया कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, महमूद गजनबी भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महमूद गजनबी भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 13 बार, ऑप्शन बी 16 बार, ऑप्शन सी 17 बार, या फिर ऑप्शन डी 19 बार। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 17 बार। 17 बार उसने किया था। 16 बार जब उसने किया था तो वो 16 बार हार चुका था। ठीक है, और 17वीं बार में वो जीत गया था। ठीक है, और लास्ट उसका इसीलिए उसका हो गया कि वो 17 बार भारत पे आक्रमण किया था। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? ठीक है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 46वां, या फिर ऑप्शन डी 48वां। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 42वां। 42वां कब जोड़ा गया था? 1976 में
इसे जोड़ा गया था। ठीक है, और ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन में जो होता था, मतलब कि आप क्या बोल सकते हैं उसको, कि संपत्ति का अधिकार जो था, संपत्ति का अधिकार उसको हटाकर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था 44वें में। संपत्ति का अधिकार जो होता है उसको मूल अधिकार से हटाकर विधि का अधिकार बना दिया गया था। किसमें? 44वें में। इसमें क्या किया गया था कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा के विधि का अधिकार बना दिया गया था। 44 संविधान संशोधन में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा 42 इसका सही जवाब होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मंगलौर की संधि के पश्चात किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? ऑप्शन ए आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, या फिर डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो हुआ था 1780 से 84 के बीच। ठीक है, 1780 से 84 के बीच हुआ था, और प्रथम हुआ था दोस्तों 1767 से 69 के बीच। ठीक है, ये इसमें क्या हुआ था, प्रथम में मद्रास की संधि हुई थी। मद्रास की संधि आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और तृतीय हुआ था 1790 से 92 के बीच ये हुआ था। ठीक है, और इसको बोलते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। माफ कीजिएगा, जगह की कमी है। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसमें हुई थी? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, और ये हुई थी 1790 से 1792 ईस्वी में। और चतुर्थ आंग्ल में क्या हुआ था दोस्तों? 1799, जिसमें क्या हुआ था? टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 में, और इसको बोलते हैं मद्रास की संधि। ठीक है, और द्वितीय युद्ध में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, मंगलोर की संधि हुई थी 1780 1784 में। अभी मेरा क्वेश्चन यही था, मैंगलोर की संधि, तो ये 1780 से 1784 के बीच हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच हुई थी, जिसे हम लोग बोलते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, सब समझ गए आप लोग? ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, या फिर ऑप्शन डी 1933। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1931। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का 68वां चंद्रयान किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? विश्व का 68वां चंद्रयान किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी कनाडा, या फिर ऑप्शन डी भारत। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत। 68वां चंद्रयान भारत द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, और वो उसका डेट था दोस्तों जब भारत द्वारा प्रक्षेपित किया चंद्रयान फर्स्ट, जिसको हम लोग चंद्रयान फर्स्ट बोलते हैं, 22 तारीख को और 10वां महीना 2008 को। ठीक है, डेट भी कभी कभी पूछ लेता है, और प्रथम अगर पूछ ले, फर्स्ट पूछ ले कि वर्ल्ड में फर्स्ट कब किस देश ने किया था, तो वो था फर्स्ट करने वाला रशिया था, सॉरी रूस था। रूस कब किया था? रूस कब किया था? 2 जनवरी को किया था। 2 जनवरी 1959 में पहला चंद्रयान, विश्व का पहला चंद्रयान प्रक्षेपित किया था रसिया ने, और सेकेंड विश्व का दूसरा किया था अमेरिका ने। ये सेकेंड नंबर पे किया था अमेरिका।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है विश्व का 68वां चंद्रयान भारत ने प्रक्षेपित किया था 22/10/2008 को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी सूरजमुखी, ऑप्शन सी गन्ना, या फिर ऑप्शन डी पेट्रोल। हम लोग जानते हैं कॉमन क्वेश्चन है, ग्रुप डी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है ग्रुप डी में, एनटीपीसी में भी बहुत 1-2 बार आया है अभी प्रीवियस ईयर में। एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी गन्ना। एथेनॉल गन्ना से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे भारी है? निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे भारी है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमेशा रिपीट हो जाता है क्वेश्चन, ये एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, या फिर ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सोना, जिसे हम लोग कौन सबसे भारी धातु, निम्नलिखित इन सब में, इन चारों में सबसे भारी धातु सोना है। ठीक है, ये मत सोचिए कि पूरे ऑल मेटल में सबसे भारी सोना है, नहीं नहीं, सबसे ऑल मेटल में नहीं, इन चारों ऑप्शन में सबसे भारी सोना है। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको VI का जरूर अपना टैग लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? ठीक है, कि ऑप्शन ए केवल प्रोटॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ऑप्शन ए अपकेंद्री बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्री बल, ऑप्शन सी उपकेंद्री बल, या ऑप्शन डी बाह्य बल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अपकेंद्री बल। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्री बल लगता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। शुष्क सेल, शुष्क सेल क्या है? ऑप्शन ए प्राथमिक सेल, ऑप्शन बी द्वितीयक सेल, ऑप्शन सी तृतीयक सेल, या फिर ऑप्शन डी चतुर्थ सेल। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्राथमिक सेल। ऑप्शन ए प्राथमिक सेल, शुष्क सेल क्या है? प्राथमिक सेल होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में कॉफी सबसे अधिक किस जगह उगाई जाती है? ऑप्शन ए राजमहल हिल्स, ऑप्शन बी दार्जिलिंग, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि भारत सरकार के आंकड़ा के अनुसार से 2018-19 में जो रिकॉर्ड अभी बताया जाता है, 2018-19 में कर्नाटक अकेले, पूरे भारत का अकेले 68.72% का उत्पादन अकेले करता है कर्नाटक। 68.72%, ये भारत सरकार का 2018-19 का रिकॉर्ड बताता है कि 68.72% कर्नाटक अकेले पूरे भारत का कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है? ऑप्शन ए पीट मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। ये मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? ये मिट्टी जो होती है वो नदियों से बहकर जो आती हैं, जो नदियाँ एकत्र हुए पदार्थों से इनकी कार्बनिक पदार्थ की अधिकता हो जाती है। ठीक है, इसमें क्षारीय भी गुण पाए जाते हैं, इस मिट्टी में, इन सब मिट्टी में क्षारीय गुण भी होते हैं, लेकिन कार्बनिक पदार्थों की अधिकता ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी में होती है। ठीक है, नदी बहा के जो लाती है उसी से। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सी जगह सबसे पूर्व में है?
ऑप्शन ए जोरहाट, ऑप्शन बी तिनसुकिया, ऑप्शन सी ईटानगर या फिर ऑप्शन डी डिब्रूगढ़। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तिनसुकिया। तिनसुकिया कहाँ पे है? असम में है। असम का सबसे पूर्व में ये पड़ता है। असम का सबसे पूर्व है ये। असम का सबसे पूर्व में ये पड़ता है तिनसुकिया। ये जगह जो है वो सबसे पूर्व में पड़ती है तिनसुकिया, इसीलिए ये सबसे पूर्व में है। ठीक है, असम में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्लैक पैगोडा कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी कोणार्क या फिर ऑप्शन डी मदुरई। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कोणार्क। ठीक है, अब ब्लैक पैगोडा है कहाँ, हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं। ये मंदिर पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है, ये उड़ीसा से करीब 18 या 19 किलोमीटर, 18 से मतलब 25 से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये मंदिर होता है उड़ीसा से। और उड़ीसा में पुरी जो होता है ना, उड़ीसा में जो ये एक जगह है पुरी, उसी से 30 किलोमीटर के रेंज में ये मंदिर ब्लैक पैगोडा है। ठीक है, और ये बनवाया किसने था ब्लैक पैगोडा को? ब्लैक पैगोडा को बनवाया था नरसिंह देव ने। नरसिंह देव ने इसे बनवाया था। और कब बनवाया था? 1238 से 1264 के बीच में। 1238 से 64 के, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1238 से 64 के बीच में उसका शासन के टाइम इसको बनवाया गया था, 1238 से 64 के बीच में। और ये एक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। ब्लैक पैगोडा किसका, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में कि ब्लैक पैगोडा किसका मंदिर है, तो ये एक सूर्य मंदिर है। ठीक है, ये सूर्य मंदिर है। इसका निर्माण कौन कराया था? राजा नरसिंह देव ने 1238 से 64 ईस्वी में कराया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 21 अप्रैल या फिर ऑप्शन डी 12 नवंबर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं 15 जनवरी को क्या मनाते हैं। ये हम मनाते हैं थल सेना दिवस। थल सेना दिवस, कभी कभी दिवस डेट वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थल सेना दिवस। और 21 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है। इस दिन हम लोग इंटरनेशनल वन दिवस भी मनाते हैं। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं। और एक और दिवस मनाते हैं इसको। और 21 मार्च को एक और हम लोग क्या मनाते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस। कविता, आप लोग समझ आइएगा, अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस इसी दिन मनाया जाता है। 21 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल वन दिवस और इंटरनेशनल कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पंजाब में ललित कला अकादमी कहाँ है? रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बहुत बार रिपीट कर चुका है। पंजाब में ललित कला अकादमी कहाँ है? ऑप्शन ए मुक्तसर, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी पटियाला या फिर ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चंडीगढ़। पंजाब में ललित कला अकादमी चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, द शैडो लाइन्स किसकी रचना है? दोस्तों द शैडो लाइन्स किसकी रचना है? ऑप्शन ए विक्रम सेठ, ऑप्शन बी अमिताभ घोष, ऑप्शन सी कुलदीप नायर या फिर ऑप्शन डी गिरीश कर्नाड। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमिताभ घोष। द शैडो लाइन्स अमिताभ घोष की रचना है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी, कि द शैडो लाइन्स अमिताभ घोष की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर
20 27 20 सॉरी 29, हाँ अभी ये हो 28 कर लिया हमने और 29 की तरफ चलते हैं। किस देश की सीमाएं सबसे बड़ी हैं? किस देश की सीमाएं सबसे बड़ी हैं? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस या फिर ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रूस। रूस की सीमाएं सबसे बड़ी हैं। हाँ जाहिर सी बात है, ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है कि उसका एरिया भी बड़ा है और उसके हिसाब से भी देखा जाए तो उसकी जो सीमाएं जो देश से लगती होंगी वो सबसे बड़ी ही होंगी, क्योंकि रसिया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश माना जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 30। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लंदन में, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली में, ऑप्शन सी मुंबई में या फिर ऑप्शन डी कोलकाता में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लंदन में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। तो चलिए दोस्तों हमारे 30 क्वेश्चन की सीरीज कम पूरी हुई और इसी के साथ आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास सभी के पास शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा और अगर किसी भी जीके के किसी और पोर्शन से पार्टिकुलर किसी पोर्शन से आपको अगर ज़रूरत है कि हाँ कि आप इस पे वीडियो बनाएं, इस पे बनाएं, तो आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। कमेंट करके आप कमेंट कीजिएगा तो हमें अच्छा लगेगा। आप ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।